धर्मवीर अपनी पत्नी सुनीता और बेटी कुसुम के साथ रहता था। धर्मवीर का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन सुनीता अपनी बेटी कुसुम से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चलाती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन शैलेश अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं धर्मवीर की बेटी कुसुम से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहां से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे बस शादी करनी है, वो भी धर्मवीर की बेटी कुसुम से। तुम पिताजी से बात करके धर्मवीर के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। रुक्मणी अपने पति भानु प्रताप से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? शैलेश तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो ना समझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है शैलेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में धर्मवीर जी रहते हैं। वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी कुसुम बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम धर्मवीर की बेटी कुसुम की बात कर रही हो? अरे धर्मवीर तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही धर्मवीर के घर चलेंगे शैलेश के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन भानु प्रताप और उसकी पत्नी धर्मवीर के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ धर्मवीर जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी कुसुम का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे शैलेश के लिए। हमें पता चला है कि कुसुम बहुत ही शिक्षित और समझदार है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में कुसुम और शैलेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद शैलेश कुसुम से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मानवाती है। शैलेश कुसुम को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे यह आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है
कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं, तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा के लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन न कमा लाऊं। शैलेश ये बात अपनी पत्नी से गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, रघुवीर से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। शैलेश रघुवीर के घर पहुंच जाता है और रघुवीर से कहता है, रघुवीर, तुमने यार बहुत सी जगह काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताओ। अरे शैलेश, तू कैसी बात कर रहा है? तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल रघुवीर, मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसीलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर रघुवीर चला जाता है। शैलेश को रघुवीर की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब शैलेश बिना किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव गगनपुर से आया हूं, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गगनपुर में मेरा बहुत अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम भानु प्रताप है। क्या तुम उसको जानते हो? जब शैलेश भानु प्रताप यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो कुसुम से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए भानु प्रताप का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं भानु प्रताप जी को जानता हूँ। बेचारे बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो, देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी शैलेश को काम पर रख लेते हैं। जब शैलेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा शैलेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। शैलेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे 2 ठग एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो शैलेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। शैलेश को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग शैलेश से बोलता है, सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं, तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपाकर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो। बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूं। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है?
तुम्हारा धन है, दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। शैलेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में शैलेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग शैलेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब शैलेश की आंख खुलती है तो उसे वो दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वो हड़बड़ाकर अपना धन देखता है तो उसे धन भी नहीं मिलता है। इसलिए शैलेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। शैलेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहां एक बुढ़िया का घर था। शैलेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे 2 आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती है? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने शैलेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। शैलेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने शैलेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर शैलेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद कुसुम पर रोब दिखाऊंगा। शैलेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शैलेश ने सारा धन जो कमाया था कुसुम को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूं। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि शैलेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसीलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो। तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। शैलेश अपनी पत्नी कुसुम की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही शैलेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही शैलेश के पिता भानु प्रताप जमींदार वहां आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी इसे पीटने के लिए की? जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है, और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने शैलेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से कुसुम के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कुसुम से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद कुसुम उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद शैलेश ने कभी कुसुम से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा।